छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें की हैं, वो इस भावना को मन में रखते हुए की हैं कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि जानते हैं कि चाहे आप बाहर जाएं काम करने के लिए, तब भी आप घर आए तो आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको परिवार में बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है और आप मुस्कुराते हुए ये बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि रात को आखिर में, सबसे आखिर में जो सोती है वो महिला होती है। जब सारा घर साफ हो जाता है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर की महिला हो, लेकिन परिवार का बोझ, समाज का बोझ भी उठाती है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं और महिलाएं उसकी रखवाली करती हैं। तो यही भावना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई और महिलाओं के लिए, आपको और भी सशक्त बनाने के लिए तमाम स्कीमें भूपेश बघेल जी की सरकार ने आगे बढ़ाई। 10 लाख से अधिक महिलाएं 2018 से स्वयं सेवा समूह में जुड़ी हैं। मैं उनसे बातचीत करते हुए कह रही थी कि जो पहले कमा नहीं पा रही थी, उन्हें मौका मिल गया। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस छोटे से व्यापार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बढ़कर थोड़ा अपने घर के लिए कुछ खरीद लिया, एक सिलाई की मशीन, कुछ बकरे, एक गाय, और उसके जरिए फिर उस माध्यम से फिर और कमाने लगी और आगे बढ़ी। सरकार स्कीम लाई, उन स्कीमों के तहत और भी कमाई हुई और मुस्कुराकर मुझे कह रही थी कि कुछ ऐसे स्वयं सेवा समूह हैं जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कमा लिए हैं। इसी तरह से जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए बनाकर उनकी मदद कराई। सहायिका को भी मदद की, उनका भी मानदेय बढ़ाया। मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का भी 7,500 तक बढ़ाया। मितानिन बहनों की प्रतिमाह 2,200 रुपए की आय उनको भी दिलवाई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जो कुपोषित महिलाएं हैं, उनका भी लाभ हुआ। दाई दीदी क्लिनिक शुरू करवाई, जिससे महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित क्लिनिक बनी, जिससे निःशुल्क इलाज हो रहा है। महतारी जतन योजना एक ऐसी योजना जिससे गर्भवती महिलाएं को अच्छा भोजन मिलता है, उनको पौष्टिक भोजन मिलता है। सरकारी स्कूलों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 50% महिला का आरक्षण हुआ। मैं कुछ छात्राओं से मिली, इतनी खुश लग रही थी, कह रही थी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत खुश थी, उनपे अपने आप पर गर्व था। महिला स्वयं सहायता समूह में करोड़ों के लोन माफ किए गए। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से श्रमिकों की बेटियों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली। गोठान समितियों में हजारों महिलाओं को रोजगार मिला। मिशन क्लीन सिटी परियोजना के तहत हजारों महिलाएं कार्यरत हुई।
और ऐसी बहुत सारी और स्कीमें प्रदेश सरकार ने खास तौर से मेरी बहनों के लिए लागू की। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार का आपके लिए एक विजन है और वो आज तक सीमित नहीं है। वो आपके आज को मजबूत बनाना चाहते हैं और आपके कल को भी बुलंद बनाना चाहते हैं। आज जो प्रयोग किया गया है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा। पूरा कांग्रेस परिवार, खड़गे साहब को, राहुल साहब को मैं कहना चाहूंगा, ये परिवार कांग्रेस परिवार बैठा हुआ आपके सामने। ये परिवार है, हर गांव से, हर ढाणी से, हर परिवार से कांग्रेस कार्यकर्ता आज मौजूद है जयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका खुद का जो है एक इतिहास बन रहा है। आजादी के बाद में पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद का भवन बनना तमाम कांग्रेस के लिए, जनों के लिए एक गर्व की बात है। इस मुबारक मौके पर मैं आभार व्यक्त करूंगा खड़गे साहब का, राहुल जी का। आपने आने में स्वीकृति दी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपके कार्यक्रमों से ही ये इसका शिलान्यास होना लाजमी था, स्वाभाविक था, और आपने वादा निभाया। आज पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस खुश हैं। हमारी पार्टी के मुखिया सब मौजूद है। इस मुबारक मौके पर अब शानदार कांग्रेस भवन बनेगा, एक नई शुरुआत होगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा और जो चुनौती हो रही है देश के सामने, उसका आभास हम सबको है। चुनौती चाहे लोकतंत्र खतरे की हो, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इतिहास बना दिया। महंगाई के साथ में, बेरोजगारी के साथ में सबसे बड़ी बात थी वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा के क्या मायने आप समझ सकते हो। राजस्थान में दावे के साथ कह सकता हूं, राहुल जी और खड़गे साहब, सिरमौर बनेगा। हमने यहाँ पर शांति व अहिंसा का सरकार ने विभाग बना दिया जो देश में कहीं नहीं है। हमने 20,000 लोगों को ट्रेनिंग करवा दी गांव-गांव के अंदर। म्यूजियम बन रहा है जिसका आप अभी उद्घाटन करेंगे और 2 अक्टूबर को रैली निकलेगी। 2 अक्टूबर को जयपुर की सड़कों पर मौन जुलूस निकलेगा। तो राहुल जी, जो आपका भारत जोड़ो यात्रा में जो संदेश था, प्यार का, मोहब्बत का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें, उस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। थीम को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा बजट जो है, चाहे महंगाई राहत का हो, चाहे कानून बनाए हो हमने एक से एक बढ़कर के, किसानों के लिए बनाया। कोई जमीनें कुड़की नहीं होगी बगैर सुनवाई के उनकी। गिग वर्कर का बना दिया, आपकी सलाह थी। गिग वर्कर का कानून बना है, देश में दुनिया में कहीं नहीं बना है। आर्टिकल आ रहे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, दुनिया के मुल्कों को राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है। वैसा कानून बनना चाहिए दुनिया के मुल्कों को और देश के राज्यों को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान पहली बार देश के अंदर चर्चा में आ गया है। अपनी उपलब्धियों से हमने नए नए प्रयोग किए हैं, नए नए लोगों ने वादे के निभाए हैं। और मुझे गर्व कहते हुए कि जो आज राजस्थान जिस रूप में सामने आया है, आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए हैं। मुझे गर्व की बात है। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राज्य राजस्थान राज्य है 11.4%। तो कहने का मतलब यह है, आज हमारे लिए कांग्रेस भवन बनना नया संदेश देगा। गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर। पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं हो। इससे बड़ी उपलब्धि है इन कार्यकर्ताओं क्या होगी आप समझ सकते हो सब लोग। मुझे गर्व है सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में हर परिवार को हमने छूने का प्रयास किया है और माहौल ऐसा बन गया है राजस्थान के अंदर। और मैं आह्वान करता हूं आप सबका, आप संदेश लेके जाएंगे यहाँ से खड़गे साहब का, राहुल जी का आने का
संदेश यही है, इनका संदेश लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। चाहे कितनी ही फांसी ताकतें, प्रधानमंत्री 6 दौरे कर चुके हैं, बाकी मंत्री लोग आए रहे रोज के, पूरा कुनबा उनका यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं, आपको मालूम है। दमखम आप सब में है, दमखम आप सब में है, दमखम बताने की आवश्यकता है। संदेश खड़गे साहब का, राहुल जी का आप लेके जाएंगे, यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, किसी भी कीमत पर इस बार सरकार रिपीट हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए राजस्थान के अंदर। और मुझे उम्मीद है आज हम खड़गे साहब को सुनेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी बातें आप रोज सुनते हो, लाइव के अंदर सुनते हो, टीवी में देखते हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको, हमने वादे निभाए हैं। जो कहा है, राहुल जी बार बार कहते हैं, हम कहते हैं वो करते हैं, और वो हमने करके दिखा दिया है जन घोषणा पत्र के माध्यम से। मुझे गर्व कहते हुए पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार माहौल बन गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फाशिस्ट ताकतें हैं, खतरनाक ताकतें, देश के लिए खतरनाक ताकतें हैं। हमें समझना पड़ेगा और जनमानस को समझाना पड़ेगा। आप संदेश भाग बैठे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने कहा इतिहास में पहली बार सिर्फ कांग्रेस परिवार को बुलाया गया है और हमारे मुखिया, दोनों मुखिया बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनका संदेश लेके आप जाएं, घर घर जाएं, तमाम मतभेद भुला दें आपस के अंदर, क्योंकि देश का सवाल है। ये चुनाव राजस्थान जीतने का मायने है। जो चुनौती देश के सामने रखी गई है इन ताकतों द्वारा, उनका मुकाबला करना हम लोगों को है। राजस्थान की जीत एक संदेश देगी देश के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे साहब और राहुल जी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उसके बाद में एनडीए गवर्नमेंट की चूल्हे हिल गई है। प्रधानमंत्री खुद घबरा गए हैं। जिस प्रकार के उनके विचार आ रहे हैं, बुखलाए हुए हैं लोग, उनका मुकाबला हमें करना है। आएंगी ताकतें, साम दाम दंड भेद, कोई धन की कमी नहीं उनके पास में। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या आप जानते हो क्या हो रहा देश के अंदर, छापे पड़े इनकम टैक्स, ईडी, कोई सोच सकता सीबीआई के अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है। सब जानते हैं, अब लोग, जनता जान गई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, सबसे पहले मैंने कहा आपको, पधारे हमारे दो नेता, ये मौजूद फंक्शन था, इनको आना लाजमी था, दोनों पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से, तमाम प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से, राजस्थान के कांग्रेसजनों की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, सचिन पायलट जी, सीपी जोशी जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, और तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम नेतागण, और आप सब कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नींव के पत्थर जिनके बलबूते के ऊपर 5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और 2023 में खड़गे साहब दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में एक संदेश दिया, उस संदेश को मानते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि लीडर बनो, मेहनत करो, जनता के बीच में जाओ और मोदी सरकार को उखाड़ फेंको और जिनकी समस्याओं से निजात पाओ। देश के अंदर आज इस प्रकार का वातावरण है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर ये खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, ये वो कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे तमाम ग्राम पंचायत अध्यक्ष, हमारे चुने हुए पंचायती राज के और नगर निकाय के जनप्रतिनिधिगण, हमारे ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, जिला के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के वो तमाम कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता आज आपका ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए आए हैं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के दिन हमारा
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 4 मंजिला नए भवन की नींव रखी गई। आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी दोनों ने साथ आकर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच में इस नए भवन की नींव रखी है। ये नए भवन की नींव ही नहीं है, ये राजस्थान में दोबारा 2023 में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की विजय का ऐलान करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां आए हैं। राहुल जी, आपने हमें एक ही बात सिखाई है कि निडर रहो, डरो मत, और बब्बर शेर बन करके इस मोदी सरकार का विरोध करो, इसकी गलत नीतियों का विरोध करो। ये वो बब्बर शेर हैं जिन्होंने कमर कस ली है कि 2023 भी हमारा होगा और 2024 भी हमारा होगा। इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो कितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले। हमारे पास में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसा नेता, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद में हमने चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के चेहरे को धूल चटाने का काम किया है, इनको परास्त करने का काम किया है। आज ये सारे के सारे लोग आज संकल्प लेने के लिए आए हैं। ये भवन भी बनेगा और भवन के साथ साथ ज्यों ज्यों ये भवन ऊंचा जाता जाएगा, ज्यों ज्यों यहां पर कांग्रेस की जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी। और हम सब मिलकर के आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये पूरा मंच और ये पूरा पंडाल और यहां जो आज नहीं आ पाए वो तमाम कांग्रेस के लोग आपकी लीडरशिप में, खड़गे साहब और राहुल गांधी की लीडरशिप में, हम यहां से बच्चे बच्चे के पास जाएंगे, बूढ़े के पास जाएंगे। हमारी सरकारी योजनाएं शानदार, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 10 तरीके की गारंटी दी है, कोई एंटी कमेंसी नहीं है। ये कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण है कि ये कार्यकर्ता सब कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए और 2023 में पुनः भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प लेकर के आज आपके सामने जाएंगे। यहां कोई डरने वाला नहीं है। आपने सही कहा कि ये जो मेरे राजस्थान के जो नीडर बब्बर शेर हैं, ये राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में 2024 में भी कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। ये सब के सब नीडर हैं राहुल जी। हमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का कोई डर नहीं है। हाँ, आदरणीय खड़गे साहब का आशीर्वाद और आपका एक संदेश लेकर के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे, कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगे और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बना के आएंगे। ये साधारण कार्यकर्ता नहीं है माननीय खड़गे साहब, ये वो लोग हैं जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जो मंडल के 2200 मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है। और आज के दिन यहां जिला अध्यक्ष संगठन को आपके नेतृत्व में इतना महत्व दिया गया है कि जिला अध्यक्ष स्टेज के ऊपर बैठे हैं। संगठन और सत्ता में समन्वय के साथ में 2023 में हम निडरता के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप पधारे, आपका पुनः इन सब की ओर से। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि आप नए पीसीसी भवन का शिलान्यास डाले हैं और यहां पर इसलिए हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल से लेकर स्टेट के पूरे लोगों का इसमें योगदान है। सभी लोग आए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पार्टी का बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि अगर पार्टी है तो हम सब लोग
बच सकते हैं। पार्टी है तो पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में आ सकती है। पार्टी है तो गरीबों को मजबूती मिलती है। अगर पार्टी जिंदा है तो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं, इंदिरा गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी तक हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसका लाभ मिलता है। यहां पर राजस्थान में भामशाह जैसे दानवीर और ये समर्पित वीरों का एक भूमि है और राजस्थान हमेशा वीरों के लिए और बलिदान के लिए बहुत ही मशहूर है। मुझे ये कार्यकर्ता लोग यहां पर जो आए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये विशाल जनसभा, इसमें आए हुए लोग सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को मजबूती देने वाले लोग हैं। इसीलिए आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। उन्नीस सौ 48 में यहां एक नया इतिहास रचा गया। 26 जून 1948 को राजपूताना कांग्रेस कमेटी बनी। पहली देसी रियासतों में राजा महाराजा कांग्रेस संगठन बनने नहीं देते थे। 48 में भारत के रियासती हिस्सों में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ। यह ऐतिहासिक अधिवेशन था। बहुशः वैसा अधिवेशन फिर कभी नहीं होगा। राजस्थान के लोग उस पहले अधिवेशन को दिल खोलकर मदद करे और सहयोग दिए और वो हमारा भव्य अधिवेशन सारे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई। यहां तक कि नेहरू जी ने ये बात कही, महाअधिवेशन पे इतना जोर से करना, पैसा खर्च करना आवश्यक नहीं था, ये उन्होंने उस वक्त कहा। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा ये हम सब मिलके कर रहे हैं। देश के आजादी के बाद हम सभी लोग एक जगह मिल रहे हैं, इसीलिए हमको इतने बड़े पैमाने पे करना पड़ा। ये उत्तर यहाँ के लोगों ने दिया। ऐसा दिल खोल के कांग्रेस को मजबूत करने वाले लोग यहाँ पर है। अभी हाल में हैदराबाद में हमारी CWC मीटिंग हो गई। एक वहां पर हम काफी अहम फैसले ले और वो फैसले एक के बाद एक हम लाने वाले हैं। और यहां पर हमने जो उदयपुर में हमने फैसले लिए थे, अधिवेशन जो हुआ था, वो भी एक के बाद एक हम वहां पर कर रहे हैं। इस कारण ये आने वाले चुनाव को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
ये पार्टी के कार्यकर्ता हमारे आंख है, हमारे कान है, हमको मजबूत करने वाले हाथ हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। और आप का जिम्मा है वोटरों को साथ लगातार संपर्क रखना, उनके सवालों का जवाब देना, विरोधी द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों को काट करना, वोटर लिस्ट की जांच कराना, कोई साथी नाराज है तो उसे मनवाने की कोशिश करना। जहां तक ये भी बताना होगा, सरकार ने 2018 में जनघोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसे केवल पूरा नहीं किया, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ के सब कुछ लोगों को दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके बताती है। आपको हमने जो वायदा किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे एमएलएओं ने, मिनिस्टरों ने सभी मिलके आपके वायदे पूरे किए, बल्कि ज्यादा भी दिए। इसीलिए आपका यह फर्ज होता है कि इन कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, तभी कुछ हमारी आगे काम बनती है चुनाव के लिए। नहीं तो घोषणा पत्र हम पढ़ लेंगे, घर घर देने के बजाय अपने घर में रख लेंगे, तो पार्टी का प्रचार नहीं होगा। एक दूसरे को रुसने का वक्त नहीं है, ये देश को बनाने का वक्त है, डेमोक्रेसी को बचाने का वक्त है, संविधान को बचाने का वक्त है। इसलिए हम सबको उठना है। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक कौम का नहीं है। ये लड़ाई हम जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, वो सारे देश के 140 करोड़ लोगों के हकूक के हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई, हमारे पास अगर कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बीजेपी का एक कैंडिडेट हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए, हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। हमारे जब सम्मेलन होते हैं, हमारे जब कार्यक्रम होते हैं, दूसरे दिन ही छापा पड़ता है या उसी दिन छापे डालते हैं। अगर कल हमारा एक संगठन के तौर पर मीटिंग है, तो तब उसके पहले एक दिन हमारे ऊपर छापे गिरते हैं। क्यों? ये क्या डेमोक्रेसी है? और ऊपर से बोलते हैं डेमोक्रेटिक है। हम बहुत काम जो लोकतंत्र के अनुसार करते हैं। कहाँ है भाई लोकतंत्र के अनुसार तुम्हारा? हर जगह आप लोगों के ऊपर डरा धमका के आप काम कर रहे हो। और दूसरी चीज, ये सब देखने के बाद आप
दोबारा हमारी सरकार यहां दोबारा हमारी सरकार राजस्थान में लाएंगे तो मैं इस पे समझ जाता हूं कि आप लाने वाले हैं और हम लोग आपके साथ हैं। क्यों है कि आप लोगों का काम कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। और जब तक सब हम मिलके डिसिप्लिन के साथ हमको काम करना है और एकजुट अगर नहीं रहते हम बड़े मुश्किल में हम जाते हैं। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, किसी शायर ने ये कहा है, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं रास्ते भी चलते हैं। तुम रुक जाओ तो वहीं खड़े हो जाएंगे, अगर चलते रहेंगे तो रास्ते भी चलते रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना है, छोटी मोटी बातें भूल जाओ। हमको सोनिया गांधी जी जिन्होंने मेहनत करके इस पार्टी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की, राहुल गांधी जी 4038 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो की यात्रा की, भीषण गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, बर्फबारी में यात्रा चलती रही। जनता का सवाल उन्होंने बुलंद किया, उठाया। इसीलिए हम सबको ये सीखना चाहिए, हम लोगों को अगर हकूक मिलना है, लोगों को खुश रखना है, तो जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं, जो मेहनत सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि और एक इधर एक बात आ रही है। परसों हमारा एक स्पेशल सेशन हुआ जो मोदी जी ने बुलाया था। ये इसलिए बुलाया था, अरे भाई जरा चुप बैठो, बाद में बोलो कहते, और आपका बूथ पे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा देखेंगे, अब तो फिलहाल कब बैठो। मोदी जी ने 5 दिन का सेशन बुलाया था, लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था और उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है मुझे तो मालूम नहीं हुआ। और यहां तक उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ये कहा गया, ये देखिए हमने नया बिल्डिंग बनाया, आप आइए। तो लोग भर भर के बसों में आए, उनको दिखला रहे, फोटो निकाल रहे, एक्टर आए, एक्ट्रेस आए, सभी को बता रहे। अरे जो लोकसभा और राज्यसभा ये चर्चा करने की जगह है, एग्जीबिशन करने का नहीं है। यह चर्चा करके लोगों के समस्याओं को हल करने का है। तो ये तो करे नहीं। महिला बिल लाए, जब हमने लाया था, जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने महिला बिल लाया, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध बीजेपी ने किया। इससे पहले
राजीव गांधी जी ने लाया था, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। और ये लोग, इनकी ना नीयत साफ है, इनकी नीति ठीक है, सिर्फ भाषण करना। और उन्होंने अजीब क्या एक बहुत बड़ा हासिल किए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो महिला बिल हमने भी सपोर्ट किया, क्योंकि कल के दिन कांग्रेस जो बिल ला रही थी, अब आया तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना, इसीलिए हम सब मिलके उसको सपोर्ट किए, पास हुआ। अब कब आएगा वो, कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में। 2029 का जनगणना भी देखेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद ये बिल इंप्लीमेंट। तब तक 10 साल की बात वो कर रहे हैं। 10 साल में ना मोदी रहेंगे ना बाकी के लोग रहेंगे। अरे आज उसीलिए राहुल गांधी जी बोले, सोनिया जी बोले, मैं बोला कि पार्लियामेंट में उसको अब भी लागू करो, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी पेचीदा नहीं है। तो सीधा सीधा जितने लोग हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, उसको 1/3 कर उसमें से निकालो और दे दो, तो वो लागू 2024 को ही होता है। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चुप टालते गए, दिखाना। तो हाथी के दांत होते ना, दिखाने के एक और खाने के एक। वैसा मोदी जी का हो गया। मैंने लाया और क्या जश्न मना रहे उसका। औरतें आ रहे, कोई फूल डाल रहे उसके ऊपर, आ रहे, कोई पैर पड़ रहे, इन्हों भी पैर पड़ रहे किसके। यानी जो चीज हम 30 साल पहले 89 में किए थे और उन्हीं के वजह से रुक गया था, और वही लोग आज हीरो बन के फिर रहे हैं। तो लोग होशियार है, शाणे हैं, ये कभी उनके झांसे में नहीं आएंगे। और जो कुछ किए हैं ये हमने किया है। आपको वोटिंग का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, संविधान में जो इस देश का एक मामूली से मामूली कर्मचारी, किसान, लेबर, अमीर से अमीर आदमी, खेती करने वाला, दुकानदार, सबको अगर हक किससे मिला तो वो कांग्रेस के वजह से मिला। पहले कहा था, पहले तो यह था जो टैक्स देते थे उनको वोटिंग का अधिकार, जिस इनकम टैक्स देने वाले को, प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको, यह लोगों को था। लेकिन आजादी के बाद हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान में गरीब से गरीब को भी एक वोट और उसकी कीमत एक ही, अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी उतनी ही। ये काम हमने किया और हमको बार बार पूछते तुमने क्या किया। अरे हमने तो ये लोकतंत्र में सबको हक दिया, अधिकार दिया। आज इतने लोग जो राहुल गांधी जी का पंचायत एक्ट, उसके तहत आज 14 लाख महिलाएं इलेक्ट हो गए हैं पंचायत में, जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में, म्युनिसिपालिटी में, कॉरपोरेशन में। ये किसने किया? 14 लाख हमने करके दिखाया। और आज हमारे बहनें, माताएं, भाई सब रोटेशन के तहत कोई अध्यक्ष बन रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक कि जो
प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत, क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया, देखो उनको अध्यक्ष बनाया, इनको ये बना। क्या बनाए? नाम के वास्ते बनाते हो। और दूसरी चीज, जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता था। तो इसीलिए क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को आपने अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दिया? मुझे बोलो, मैं ये सवाल शेड्यूल कास्ट के लोगों से पूछता हूं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से पूछता हूं, बैकवर्ड क्लास के लोगों से पूछता हूं, ये मर्यादा है? अरे आप राष्ट्रपति, वो जब पार्लियामेंट बुलाते हैं तो हम लोग आते हैं, वो समन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर समन नहीं करता, लेकिन उनको ही नहीं वहां पर जगह, उनको ही जगह नहीं वहां पर। तो फिर ऊपर से बोलते हैं हम महिला का बहुत बड़ा इज्जत करते हैं। उन्होंने नाम लिया, वो कित्तूर रानी चन्नाम्मा का लिया, ठीक है, झांसी रानी का, ठीक है, ये तो इतिहास के पन्नों में ये सब है। लेकिन आधुनिक इस शताब्दी में और जो आजादी के वक्त जो महिलाएं लड़ी है वो सब कांग्रेस में है, और कांग्रेस के महिलाएं सब कुछ अपना जीवन छोड़कर आजादी के लिए लड़े हैं। तो इसलिए गांधी जी एक बात कहे थे, मैं ये कहूंगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, तथा स्त्री को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोला। क्या कभी गोलवलकर गुरुजी ने ये बोला है? क्या बीजेपी के लोग इससे पहले बोले हैं? जनसंघ के लोग बोले हैं? ये बात को समानता को माने हैं? पिछले कितने भी उनके भाषण निकाल के दो, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जब यहां पर राहुल जी, हम लोग, सोनिया गांधी जी मिलके जब इंडिया का एक आइडिया निकाले, एक होने का जब आइडिया निकाले, तब वोटों के खातिर महिला का बिल उनको याद आया, और वो बिल को लेकर वही बात कर रहे कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो भाइयों, ये ऐसे बातों में मत आओ, ये झूठे हैं और हमेशा झूठ बोलते ही जाते हैं। आपको तो मालूम है सब जुमले, तो मैं अपने भाषण में राज्यसभा में भी कहा कि भाई ये एक जुमला तो नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये इंप्लीमेंट होने वाला है। अब तब तक तो ये जुमला बनेगा क्या है? तो इनके जुमले बहुत है। 2 करोड़ नौकरियां मैं सबको दूंगा, मिले क्या आपको? 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वायदा किया था, वो मिले आपको? देखो, एक प्राइम मिनिस्टर
इतना झूठ बोलता है तो आप ही सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इलेक्शन के एक स्टंट बनाकर वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था और सभी स्त्री पुरुष को गरीब को एक जगह रख के काम करने का, तो ये हमको बीड़ा उठाना है। और सभी ओबीसी के महिलाओं को जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और ओबीसी को जरूर इसमें मिलना चाहिए। 73-74 संशोधन हमने किया, करके जो महिलाओं को देना था सभी को दिया, लेकिन ये लोग वो देना नहीं चाहते क्योंकि ये रोकना चाहते हैं। चलो 10 साल में क्या होगा देखेंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा ये एक पीछे का है। ये लोग सामने आके बोलना नहीं चाहते, इस एजेंडे को पीछे ही रखे हैं। यहां पर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ, शायद पहली अध्यक्ष यहां से जो चुने गई सरोजनी नायडू 1925 में अपना अध्यक्ष बना दिया था। अब 100 साल में आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई महिला उनके पार्टी की अध्यक्ष बनी है क्या? आरएसएस की महिला कोई ऊंचे पद पे गई क्या? तो आपके पास अपने संस्था में नहीं दे सकते हो, तो यहां बोल रहे हैं हमने लाया। अरे हम लाए तो आप उसको आगे इसलिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि चुनाव नजदीक आ रहा है, और वो भी 10 साल के बाद आपके वायदे हैं। हमारा वायदा यही है, 2024 में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम पहला काम करेंगे और अमेंडमेंट करके दिखाएंगे। तो इसलिए भाइयों, आप सब मिलके काम करो। हमारे पार्टी के सभी नेता, सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी से लेकर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ 10 दिसंबर को आए थे, शायद सितंबर को 10th को आए थे अपने प्रियंका गांधी जी। हर जगह वो जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बुलाते। आज राहुल जी भी विद्यार्थियों के पास गए थे और रेलवे कुलियों के पास भी जाकर उनके मुश्किलात को उन्होंने पूछा। क्या कोई ऐसा नेता कोई करता है? अरे अपने कपड़े खराब होते बोलकर कोई नजदीक नहीं जाता। तो वहां कुलियों के पास रेलवे में बैठ के राहुल गांधी जी ने बताया उनका क्या कष्ट है, उसको ठीक करने के लिए। और हमारे को महिलाओं को सबसे बड़ी इज्जत देने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। मैं 2-4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर कांग्रेस से हुई, नेहरू जी के कैबिनेट में। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हो गई देश में। पहली महिला यूएन में विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। पहली महिला सीएम यूपी में सुचेता कृपलानी हो गई। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मीरा कुमारी जी को बनाया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, और वो राजस्थान की राज्यपाल भी थी। और बीजेपी अपनी जानी मानी महिला नेताओं को कैसी इज्जत देते हैं। राजस्थान में और पड़ोसी मध्य प्रदेश में महिलाओं को कैसा सम्मान करते हैं वो आप लोग देखे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करता। सारा देश देख रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री सोचते नहीं, सोचने का समय नहीं। और उनको अगर हम कुछ कहें तो सब छोड़कर आपके जमाने में नहीं हुआ, इनके जमाने में, तो इसीलिए राहुल गांधी जी बोले ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ हम उसको मानते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? दूसरों को कहने वाले आप क्यों नहीं कर रहे? जब हम करना था हमने किया। लेकिन आज ये जो मोदी सरकार बीजेपी कर रही है, शायद समझूंगा ये वो कर नहीं सकते, लेकिन हमारी सरकार हर जगह अपना काम करती है। राजस्थान में जो कांग्रेसी सरकार वायदा की थी, इंदिरा गांधी नहर लेकर चंबल नहर बनाई, दूसरी सिंचाई परियोजना के कांग्रेस ने बनाई। तो ये जो पंचायत के और जो वायदे किए थे वो सभी मैं गिनना नहीं चाहता, बहुत है। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ दिया, मिनिमम इनकम गारंटी दी, महंगाई राहत कैंप दिया, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर दिया, 12वीं तक आरटीई में फ्री शिक्षा दी, पुरानी पेंशन दी, शहरी रोजगार योजना लागू की, 21 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए कर्ज क्या हो गया? माफ हुआ। तो ये सब हमारे योजनाएं हैं और बहुत से चीजें अभी भी है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। फिर आपके सामने एक ही मुद्दा रखूंगा। बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे अमीर को और अमीर बना सकते और गरीब को और गरीब बनाते थे। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच, ये है कांग्रेस की सोच, ये है राहुल गांधी की सोच, ये है सोनिया गांधी की सोच। ये सोच सब कांग्रेस लोगों की है। मैं फिर एक बार, एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को और तथा गरीब को और गरीब बना देती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अमीर और गरीब में बहुत बड़ी खाई है। इस देश के 5% लोगों को उनके पास 62% वेल्थ है, 5% लोगों के पास जो अमीर है 62% है और 50% गरीबों के पास 3% वेल्थ है, 3% संपत्ति है। आप सोचिए, गरीब का गरीब होते जा रहा है, अमीर का अमीर होते जा रहा है। एक आदमी जिसके पास 10-20 हजार करोड़ रुपए थे आज लाखों रुपए का मालिक हो गया और दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 वो अमीर बन गया है। ये कैसा बना? जैसा कि राहुल जी ने बोला, चंद पूंजीपति लोगों को मोदी सरकार ने पाला है, उनको सब कुछ दिया है और सब कुछ सरकार का लेके पब्लिक सेक्टर्स दौड़ी के काम पे वो चले गए, दमड़ी के काम पे बेचे गए। मैं समझता हूं राजस्थान का एयरपोर्ट भी
अदानी के पास ही होगा, है कि नहीं की? तो हर चीज अमीरों को बेचा जा रहा है, तो फिर कहां गरीब बचेंगे? तो इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, क्योंकि आपको मालूम है सिलेंडर पहले तो 500 रुपए में मिलते था, उसको तो 1100 रुपए कर दिए। लेकिन ये राजस्थान वालों की किस्मत अच्छी है, गहलोत ने उसको 500 रुपए में दिया। और मुद्दों से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में मोदी कभी नहीं सोचते। इन्फ्लेशन है, मोदी कभी नहीं उसके बारे में सोचते। महंगाई के बारे में नहीं सोचते। अरे टमाटो, प्याज, दाल, तेल सब महंगे हो रहे हैं, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं। उनके तरफ सिर्फ जय जयकार होना, उनको आजू बाजू आगे पीछे जय जयकार करने वाले लोग होना। और हमको यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, 70 साल में तुमने क्या किया? बार बार वही पूछना। अरे भाई कितने बार पूछेंगे आप? 10 साल हो गए, वही प्रश्न हमारे को पूछते हैं। हम बार बार बोलते हैं, अरे भाई हम 70 साल में, या हमारी जो गवर्नमेंट का है 65 साल में हमने क्या किया, उसका हिसाब मेरे पास है। मैं अगर ये देने लगूं तो आपको भी वक्त नहीं लगेगा, मेरे पास है। हमने क्या क्या किया, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, चंबल घाटी प्रयोजन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, एम्स जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईएम, ये पढ़ने लगा इतना। 10-20 मेरे पास ऐसे हैं, इसको छोड़ के तो बाकी क्या आपके पास ही है। तो दोस्तों, हम करके दिखाते हैं। करके दिखाने के बाद हम ये कहते हैं कि आप लोग इधर काम कीजिए। और बाकी सभी को मैं यही कहूंगा कि 1 मिनट में मैं अपना भाषण खत्म करूंगा। जो पब्लिक सेक्टर में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास को, दलितों को और शेड्यूल ट्राइब्स को। क्यों? कि आप अगर क्या बोलते हैं, अगर आप इसको देखेंगे नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान आगे होने वाला है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो बेच के खा रहे हैं सरकार। आपको नौकरियां कहां से मिलेंगे? रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? सरकार नौकरियां भी कम हो रहे हैं। आज जैसा राहुल गांधी जी बोले कि 90 सेक्रेटरी में से ओबीसी के सिर्फ 3 सेक्रेटरी है। कितने हैं? सिर्फ 3। 90 में 3 ओबीसी है तो SC ST का तो कुछ भी नहीं, वो तो साफ, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर ऐसा ही हुआ तो पुराने दिन आएंगे, मनु के दिन आएंगे। और मनु के दिन अगर आ गए, परमानेंटली आप गुलाम बन जाएंगे। आप गुलाम बने। क्या आप गुलाम बनना चाहते हो? नहीं। अगर गुलाम बनना नहीं चाहते हो तो कांग्रेस को वोट दो। अगर आप गुलाम बनना नहीं चाहते हो, संविधान की रक्षा करो। अगर आप गुलाम नहीं बनना चाहते हो, लोकतंत्र को बचाओ। आप गुलाम नहीं बनना चाहते हो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, आगे आओ, हम आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद। अरे क्या ताकत नहीं है क्या? बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद।